नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। हिमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, इन्होंने असम के मुस्लिम मैरिज एक्ट को खत्म कर दिया है। ये जब भी बोलते हैं तो असम के एक विशेष समुदाय मियाँ मुस्लिम समुदाय के बारे में जरूर बात करते हैं। जब वो बोलते हैं तो ये लगता ही नहीं है कि ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री की भाषा है। ऐसा लगता है जैसे कोई सड़क छाप अपनी खुन्नस किसी एक समुदाय पे निकाल रहा हो। ये कभी इस समुदाय को असम में महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं, तो कभी कहते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ मियाँ यानी मुसलमान हैं, तो कभी कहते हैं कि मियाँ ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और उनकी असम पर कब्जा करने की प्लानिंग है। हिमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि इन चीजों को रोकने के लिए वो अलग अलग कानून भी लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि हिमंत बिस्वा शर्मा के इस काल्पनिक खतरे में कितनी सच्चाई है और इन्हें रोकने के लिए लाए गए कानूनों का असल मकसद क्या है। सबसे पहले इस टॉपिक पर बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये मियाँ मुस्लिम दरअसल है कौन। देखिए, इस समुदाय में 65 से 70 लाख लोग हैं, लेकिन आज भी जिन इलाकों में ये रहते हैं वहां शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर बेहद खराब है। ब्रिटिश शासन के दौरान 1890 के दशक के अंत में बंगाली मूल के मुसलमानों को व्यावसायिक खेती के लिए असम में लाकर बसाया गया था। इससे ये बात सिद्ध हो गई कि भले ही ये बंगाली मूल के हों, लेकिन थे ये भारतीय ही। इस समुदाय का कोई नाम नहीं है। पहले कुछ लोग इन्हें चरुआ कहकर बुलाते थे, तो कुछ लोग पोम्पोमोआ। आजादी के बाद इन लोगों को नौ असमिया कहा गया, फिर मियाँ शब्द का इस्तेमाल होने लगा। असम में खासकर 1979 से 1985 तक चले असम आंदोलन के बाद मियाँ शब्द एक गाली के तौर पर देखा जाने लगा। उस समय असमिया राष्ट्रीयता में यकीन करने वाले मियाँ शब्द को एक गाली के तौर पर इस्तेमाल करते थे। चलिए अब अपने पहले सवाल पर आते हैं कि क्या असम में मुसलमान महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं? क्या असम के मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है? इस मामले में सबसे अहम दस्तावेज राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS की 3 दशकों की 5 रिपोर्टें हैं। ये बतौर सबूत ढेर सारे जमीनी तथ्य देती हैं। इनके मुताबिक असम की प्रजनन दर देश के औसत से लगभग तालमेल बैठाती रही है। प्रजनन दर यानी किसी आबादी में 15 से 49 साल के बीच की कोई स्त्री औसत कितने बच्चों को जन्म देती है। साल 2005 से 6 में तो जब राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन दर 2.7 थी, तब असम में 2.4 थी। ताजा रिपोर्ट में तो यह दर 1.87 पर पहुंच गई है, यानी कि प्रजनन दर 2.1 के उस लाइन से भी नीचे चली गई है जिसे हासिल करने की लगातार कोशिश हो रही है। कह सकते हैं कि असम की प्रजनन दर जनसंख्या के स्थिर हो जाने की तरफ कदम बढ़ाती हुई दिख रही है। सवाल यह है कि जिस राज्य में लगभग 1/3 आबादी मुसलमानों की है, वह प्रजनन दर को काबू करने में ऐसी कामयाबी की तरफ कैसे बढ़ गया? क्या यह सिर्फ गैर मुसलमानों की वजह से हुआ है? चलिए आंकड़ों की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लगभग 3 दशकों में असम की कुल प्रजनन दर आधा कम हो गई है। साल 1992 से 93 में जहां ये दर 3.53 थी, तो वहीं NFHS की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2019-20 में ये 1.87 पर पहुंच गई है। ये सही है कि मुसलमानों की प्रजनन दर बाकी धर्म मानने वाले लोगों से ज्यादा है, मगर इस दर के घटने की रफ्तार भी बहुत तेज है। असम में 15 सालों में हिंदुओं की प्रजनन दर 0.36 अंक से घट करके 1.59 तक पहुंच गई है, जबकि मुसलमानों की प्रजनन दर लगभग 1.26 अंक घट करके 3.64 से 2.38 तक पहुंच गई है। इसका मतलब यह हुआ कि मुस्लिमों की प्रजनन दर में सबसे ज्यादा गिरावट है। घटते हुए प्रजनन दर ये बता रही है कि असम में मुसलमान संतान पैदा करने में नहीं जुटे हुए हैं। NFHS 5 की अब तक की आई रिपोर्टों के मुताबिक असम में मुसलमानों के बारे में फैलाए गए एक और मिथक और एक और भ्रम को असम में तोड़ता है कि वे परिवार नियोजन के लिए आधुनिक साधन नहीं अपनाते हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि सभी धार्मिक समूहों में सबसे ज्यादा आधुनिक साधन वही अपना रहे हैं। गर्भ ठहरने से बचने के आधुनिक तरीके इस्तेमाल करने के मामले में असम के उदाहरण से एक और बात समझ में आती है। अगर पिछले 2.5 दशकों के आंकड़े देखें तो मुसलमानों में गर्भ निरोधकों के आधुनिक तरीके अपनाने वालों की तादाद लगभग 3.5 गुना बढ़ी है। NFHS 2 के वक्त
आधुनिक तरीके अपनाने वाले मुसलमान महज 14.9% थे। वहीं NFHS 5 के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि ऐसे मुसलमानों की तादाद 34.7% बढ़कर 49.6% हो गई है। दूसरी ओर इसी दौर में हिंदुओं में आधुनिक तरीके अपनाने वाले 33% से बढ़कर 42.8% हुए हैं। आधुनिक तरीके अपनाने में असम के सभी धार्मिक समूहों में मुसलमान सबसे आगे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक और दावा है कि सरायघाट के युद्ध में मुगलों के खिलाफ अहोम जनरल लचित बरफुकन के नेतृत्व में लड़ने वाले बाघ हजारिका एक काल्पनिक चरित्र थे। देखिए, हम इस दावे का फैक्ट चेक करें इससे पहले सरायघाट की लड़ाई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सरायघाट यानी कि आज का गुवाहाटी वाला इलाका सन 1671 में अहोम साम्राज्य, जो उस समय आज के असम वाले इलाके पर राज करता था, और मुगल साम्राज्य के बीच सरायघाट के करीब ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नौसैनिक युद्ध हुआ था। अहोम सेना का नेतृत्व लचित बरफुकान कर रहे थे, जबकि राम सिंह मुगल सेना के मुख्य सेनापति थे। आजादी के तुरंत बाद 1947 में ही असम सरकार ने प्रसिद्ध इतिहासकार सूर्य कुमार भुइयां की लचित बरफुकन पर लिखी किताब लचित बरफुकन एंड हिज टाइम्स प्रकाशित की थी, जिसमें जल सेना की कमान बाघ हजारिका यानी इस्माइल सिद्दीकी के हाथ में देने का जिक्र है। इसके अलावा डॉक्टर लीला गोगोई और भुवन चंद्र हैंडिक जैसे इतिहासकारों ने भी बाघ हजारिका का जिक्र अपनी किताबों में किया है। दरअसल असम के इतिहास और खास तौर पर स्वदेशी असमिया मुसलमानों के लिए बाघ हजारिका की वीरता की कहानियां महत्वपूर्ण संस्कृति का हिस्सा हैं। लेकिन राज्य की सत्ता में बीजेपी ने आने के बाद से हिंदू योद्धा लचित बरफुकन की कहानी को अपनाया है। मुस्लिम योद्धा बाघ हजारिका की कहानी बीजेपी के हिंदुत्व वाली राजनीति में फिट नहीं बैठ रही है। वे इस ताजा विवाद को हिंदू बनाम मुस्लिम वाली राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। असम की राजनीति पर लंबे समय से नजर रख रहे वरिष्ठ पत्रकार बैकुंठनाथ गोस्वामी कहते हैं, असम में सांप्रदायिक राजनीति करने वालों के बहुत प्रयासों के बाद भी जमीनी स्तर पर हिंदू मुस्लिम के बीच विभाजन देखने को नहीं मिलता। लिहाजा मुख्यमंत्री हिंदुओं को यह समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि असम हिंदुओं का देश रहा है, प्रदेश रहा है, और इसे लचित बरफुकन ने मुगलों के हाथों में जाने से बचाया था। वो आगे कहते हैं कि मुगलों के खिलाफ बाघ हजारिका के लड़ने की कहानी कई इतिहासकारों की किताबों में है। इस तरह का विवाद एक तरह से मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को खड़ा करने की राजनीति का हिस्सा है, और ऐसी राजनीति करके हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी पार्टी और आरएसएस के समक्ष ज्यादा वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। 2016 के विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी ने घोषणा की थी कि असम की पहचान की रक्षा के लिए यह चुनाव सरायघाट की आखिरी लड़ाई है। तब हिंदू मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने के लिए चला गया ये राजनीतिक दांव बहुत सफल रहा था। 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले तक सरायघाट की लड़ाई को हिंदू बनाम मुसलमान के रूप में कभी नहीं देखा गया, लेकिन उस चुनाव प्रचार के दौरान रैलियों में लोगों को यह बोला गया कि अगर ये चुनाव हार गए तो असम की गद्दी पर मुसलमान कब्जा कर लेंगे। इसके अलावा असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार परिसीमन का खेला खेल रही है। दरअसल भारत के निर्वाचन आयोग ने असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साल 1976 के बाद असम में यह पहली परिसीमन प्रक्रिया है। ये 2001 की जनगणना के आधार पर होगी। असम में अभी विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की कुल 14 सीटें और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। नए परिसीमन से मौजूदा विधानसभा सीटों की संरचना में बड़े पैमाने पर बदलाव होने की संभावना है। इस परिसीमन में राज्य विधानसभा की कुल 126 सीटें ही रहेंगी, इसमें सीट नहीं बढ़ेगी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 2001 की जनसंख्या के आधार पर यह परिसीमन किया जा रहा है। परिसीमन से बीजेपी को कथित तौर पर फायदा होगा। कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां हिंदू मुसलमान वोटर बराबर हैं, लेकिन उन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों का नियंत्रण है। कुछ ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, लेकिन वहां मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है। राज्य में एससी के लिए 8 और एसटी के लिए 16 सीटें हैं। मुसलमान बहुल सीटों को आरक्षित सीटों के साथ मिलाने की कोशिश होगी। लिहाजा नए परिसीमन से 110 विधानसभा सीटें
ऐसी निकल कर आएंगी जिसमें केवल हिंदू उम्मीदवार ही जीत पाएंगे। बीजेपी का यही मुख्य मकसद है। बीजेपी यहां हमेशा 100+ सीट की जो बातें करती रही है उसका संबंध इस नए परिसीमन से है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जब 2011 की जनगणना के आंकड़े मौजूद हैं तो नए परिसीमन के लिए 2001 को क्यों आधार बनाया जा रहा है। देखिए, 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने से 110 सीटें नहीं निकल कर आएंगी, क्योंकि 2011 को आधार बनाया गया तो मुस्लिम बहुल सीटें बढ़ जाएंगी। इसमें मुसलमानों की बढ़ी हुई जनसंख्या का खेल भी शामिल है। मनकाचार दक्षिण सलमारा से AIUDF विधायक और पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने परिसीमन प्रक्रिया पर BBC से कहा कि 2026 में पूरे देश में 2021 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होना है। फिर असम में इसे 1 साल पहले करने का क्या मकसद हो सकता है। ये पूरी तरह से बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी 2024 के आम चुनाव से पहले मुस्लिम बहुल इलाके की अगर 4-5 विधानसभा सीटों को कम कर देती है तो वो बहुसंख्यकों के समक्ष इसे मुद्दा बनाकर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा ये परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है, जबकि 2011 और 2021 की जनगणना के बीच में कम से कम 1 करोड़ वोट का इजाफा हुआ होगा। इस तरह जनसांख्यिकी और जनसंख्या पैटर्न भी बदला है, लिहाजा हमें संदेह है कि ये परिसीमन वास्तविक नहीं होगा। बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए सब कुछ कर रही है। दरअसल सरकार लगातार एक समाज को उकसाने की राजनीति कर रही है ताकि उनके विद्रोह पर सख्ती से कार्रवाई की जा सके। विवाद में इतनी सख्त कार्रवाई करने का मकसद बहुसंख्यक लोगों को यह दिखाना है कि मियां लोग असमिया समाज के एकमात्र दुश्मन हैं। इसी में एक कदम और आगे ले जाते हुए सरकार एक और नया कानून लेकर के आई है, मुस्लिम विवाह कानून। असम के कैबिनेट ने हाल ही में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने की मंजूरी दे दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि इस कदम से सरकार को राज्य में बाल विवाह रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन असल में ये ध्रुवीकरण का ही एक नया पैंतरा है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के नेता हाफिज रशीद अहमद चौधरी का कहना है कि मुस्लिम कानून को रद्द करने के पीछे सरकार का मकसद ध्रुवीकरण की राजनीति करना है। वो कहते हैं कि इस अधिनियम को निरस्त करने को लेकर सरकार ने जो दलील दी है उससे पता चलता है कि उनका इरादा नेक नहीं है। अगर सरकार को लग रहा था कि इस अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है तो वो इसमें संशोधन कर सकती थी, सरकारी काजी के काम पर कड़ी निगरानी व्यवस्था लागू कर सकती थी। अगर इस कानून की आड़ में किसी तरह का बाल विवाह हो रहा था तो सरकारी काजी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनके लाइसेंस को रद्द करना था। सरकार के पास अगर इस कानून के तहत बाल विवाह होने की खबरें हैं, आंकड़े हैं, तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए था। लेकिन सरकार का मकसद बस इतना है कि मुस्लिम कानून को खत्म करेगी तो मुसलमान आवाज उठाएगा और वो इसका ध्रुवीकरण करेगी। कांग्रेस नेता चौधरी कहते हैं कि सरकार के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ब्रिटिश के जमाने का कानून है, इसमें विवाह और तलाक पंजीकरण को अनिवार्य नहीं रखा गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम में पंजीकरण को कई साल पहले अनिवार्य कर दिया था। सरकार इतना बड़ा फैसला करती है तो उनके लोगों के पास इस बात की जानकारी होनी चाहिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में 34% आबादी मुसलमानों की है, जो राज्य की कुल जनसंख्या 3.12 करोड़ में से लगभग 1.06 करोड़ है। राज्य में खासकर बंगाली मूल के मुसलमानों को लेकर हो रही राजनीति को बारीकी से समझने वाले गुवाहाटी विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर अब्दुल मन्नान कहते हैं कि ये सरकार का राजनीति से प्रेरित कदम है। इस कानून को निरस्त करने के लिए बाल विवाह की जो दलील दी जा रही है उसमें अब काफी हद तक कमी आई है। अगर बाल विवाह के थोड़े बहुत मामले हैं भी तो सरकार की कार्रवाई एक समुदाय के खिलाफ रही है, जबकि जनजातियों में भी बाल विवाह के मामले देखने को मिलते हैं। लिहाजा इस सरकार का मकसद कुछ और है, ये केवल वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये कहानी लिखी थी हमारे साथी आसिफ ने। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।